हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहले हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया था। अब हम लोग नेक्स्ट कंजर्वेशन ला पढ़ रहे हैं, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस। बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम विशाल देवर्सी and I have been teaching physics for last almost 20 years. I did my BTech in electrical engineering in 2002, and since then I have been teaching physics, and I have written around 15 books on physics on different topics. I think more than 15. I think it is 17 books in physics and 8 or 9 books in mathematics. Okay. So I'll be teaching you today this topic, conservation of energy. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, जब हम लोग एनर्जी का बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग लार्ज इनर्शिया, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जहाँ पे पार्टिकल्स का मास बहुत अधिक हो, बहुत अधिक मतलब इतना अधिक कि उसको ऑब्जर्व करें या कोई मेजरमेंट करें तो वो डिस्टर्ब ना, उसका फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, इतना अधिक मास होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैविंग लार्ज इनर्शिया, मतलब क्लासिकल सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनर्जी वी बेसिकली मीन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मतलब क्लासिकल सिस्टम के एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो लेट मी टेल यू कि मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या आता है। ठीक है, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यहां पे देखिए हम लोग को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और यू कैन से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, एक से अधिक पार्टिकल हो सकते हैं। तो इसका जो एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, जैसे मान लो कई सारे बॉडी हो, बॉडी नंबर 1 2 3, ये सब बॉडी का एक सिस्टम है। ठीक है, तो अगर एनर्जी का बात करेंगे तो क्या क्या एनर्जी आता है? देखो, एक तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अगर हम बोले एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करें तो एक तो एनर्जी होता है जो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, जैसे एटॉमिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, मॉलिक्यूल जो अंदर रोटेट कर रहा है और वाइब्रेट कर रहा है, वो सब जो एनर्जी जो मॉलिक्यूलर, जैसे ये इस पेन की ही एनर्जी की बात करें, ये पेन दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर का पेन है, इससे लिखते हैं हम। तो अगर इस पेन की एनर्जी की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या एनर्जी है? एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस पेन कंप्राइज ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी जो ये पेन जो एनर्जी पोजेज कर रहा है उसके कितने टाइप्स में आप देख सकते हो। एक तो एनर्जी हो गया जिसका मॉलिक्यूलर लेवल पे, इसके अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अब कुछ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का, या मॉलिक्यूल के केस में एक से अधिक एटम होते हैं तो उनका आपस के न्यूक्लियर इंटरेक्शन, एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन। ठीक है, इस तरह से बड़े सारे इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर लेवल पे है। तो जो मॉलिक्यूलर लेवल पे सब एनर्जी जो है उसमें एक E=mc² भी आता है। तो जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जी है उसको तो हम लोग बोल देते हैं इंटरनल एनर्जी, उसको हम लोग बोल देते हैं इंटरनल एनर्जी, एनर्जी ऑफ द बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो हो गया इंटरनल एनर्जी। तो जो मैकेनिक्स में हम लोग फिजिकल प्रोसेस देखते हैं, जैसे फिजिकल प्रोसेस क्या क्या है, जैसे ये मान लो मूव कर रहा है, या इसको ऊपर थ्रो कर दिया, या इसको प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में फेंक दिया, तो ये जो इंटरनल एनर्जी वाला पार्ट है वो कभी भी नहीं चेंज होता है। इंटरनल एनर्जी वाला पार्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है,
तो हम लोग जो जो एनर्जी बदलेगा, जैसे मान लो इस पेन को प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में फेंक देते हैं, तो इसके अंदर का जो मोलिकुलर लेवल पे एनर्जी है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है? चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए कुछ एनर्जी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं। और कुछ एनर्जी जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल्स पोजेस करता है, वो मैक्रो लेवल पे पोजेस करता है। ये एनर्जी जो हो गया, ये हो गया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है। और बाकी जो एनर्जी ये पोजेस करता है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पोजेस करता है, और उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। So this is the energy at macroscopic level, ठीक है। अब जो अगर मैकेनिकल एनर्जी का बात करेंगे आप, हम लोग इंटरनल एनर्जी का बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इंटरनल एनर्जी का बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो मैकेनिक्स में डिफरेंट प्रोसेसेस होगा, प्रोसेस मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, कोलिजन, ठीक है, या इवन मोशन ऑफ दिस बॉडी, लाइक इसको हम थ्रो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का जो भी मोशन इन्वॉल्व होगा, जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, उसमें इंटरनल एनर्जी वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जो चेंज होगा पूरे प्रोसेस में, पूरे मैकेनिकल प्रोसेस में, वो होगा इसका मैकेनिकल, जो मैक्रो लेवल पे हम लोग जो एनर्जी डील करते हैं। मैक्रो लेवल पे एनर्जी बेसिकली दो तरह का हो सकता है। एक तो हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा एनर्जी जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जिसको मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट वो भी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और इस पेन को मान लो ऊपर हम थ्रो कर देते हैं कुछ वेलोसिटी से, तो क्या क्या बदलेगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा, ठीक है, और इसका काइनेटिक एनर्जी बदलेगा। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो सिस्टम का एनर्जी है, इट कंप्राइजेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली द एनर्जी विच कैरेक्टराइजेज कन्फिगरेशन। ये एनर्जी कन्फिगरेशन को कैरेक्टराइज कर रहा है। और ये क्या कैरेक्टराइज कर रहा है? ये मोशन को कैरेक्टराइज कर रहा है। इट इज द एनर्जी बाय डिंट ऑफ मोशन, एंड दिस इज द एनर्जी विच कैरेक्टराइज कन्फिगरेशन। ये कन्फिगरेशन को कैरेक्टराइज करने वाला एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी पे एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उसको जरूर पढ़ लें आप। उसमें मैंने बहुत डिटेल में पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है, ये सब काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस कर रखा है। जस्ट गो थ्रू दैट, उसको आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है। आपको पोटेंशियल ये समझ में आएगा, और वो ये भी समझ में आए कैसे एक कन्फिगरेशन को करेक्टराइज करता है, कन्फिगरेशन को कैसे करेक्टराइज करता है, ये भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ कंजर्वेशन का बात करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व होता है? व्हेन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व होता है? तो कंडीशन क्या है? जैसे हम लोग पढ़े थे ना, व्हेन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ऐसी यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि मैकेनिकल एनर्जी, सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व होता है, उसका कंडीशन हम लोग एक बार देखा जाए। देखिए हम लोग क्लासिकल सिस्टम में है। क्लासिकल सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग लार्ज इनर्शिया। तो बेस्ड ऑन कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा या नहीं होगा, हम लोग क्लासिकल सिस्टम को दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। वी डिवाइड क्लासिकल सिस्टम इनटू टू काइंड्स। क्लासिकल सिस्टम को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेटिव सिस्टम, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग डेसिपेटिव सिस्टम। एक तो हो गया, अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा सिस्टम का, तो उसको लोग बोलेंगे कंजर्वेटिव सिस्टम, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम लोग डेसिपेटिव सिस्टम। लिखते हैं एक बार।
देखिए, बेस्ड on whether mechanical energy is conserved or not, we divide classical system into two types. One is called conservative system और दूसरे को बोलते हैं हम लोग डिसिपेटिव सिस्टम। डिसिपेटिव सिस्टम। अब एक एक करके देखा जाए। When do you call a system to be conservative? When do you call system to be conservative? देखिए, हम लोग सिस्टम को कंजर्वेटिव कब बोलते हैं? कब हम लोग सिस्टम को कंजर्वेटिव बोलते हैं? ठीक है, देखिए, सिस्टम में दो तरह का फोर्सेस ऑपरेट कर सकता है। दो तरह का फोर्सेस ऑपरेट कर सकता है। उसमें से एक फोर्स कंजर्वेटिव हो सकता है, दूसरा डिसिपेटिव हो सकता है। ठीक है, तो वी कॉल द सिस्टम टू बी कंजर्वेटिव। ए सिस्टम is said to be conservative if only conservative forces are operating in the system। अगर सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ऑपरेट कर रहा होगा तो उसको हम लोग कंजर्वेटिव सिस्टम बोलते हैं। अब आप कहेंगे यार तुम कंजर्वेटिव सिस्टम पढ़ा रहे हो और कह रहे हो फिर अब कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है फिर, है ना? मतलब समझे, एक तो हो गया कंजर्वेटिव सिस्टम बोल रहे कि जिस कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो कंजर्वेटिव सिस्टम बोलेंगे। तो मुद्दा तो वही रह गया कि फिर कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, है ना? फिर कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं ये बता दो। ठीक है, तो क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय कंजर्वेटिव फोर्स? हैव यू एवर हर्ड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स? व्हेन डू यू कॉल ए फोर्स टू बी कंजर्वेटिव? ये मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाता है। ये मैथमेटिक्स में भी ये पढ़ाया जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड। फोर्स पर यूनिट मास विल बी फील्ड। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चले जाएंगे तो फोर्स पर यूनिट चार्ज विल बी द फील्ड। ठीक है, force per unit mass is going to be the field. So what does mathematics says? कब हम लोग फोर्स या फील्ड को कंजर्वेटिव बोलते हैं? When do you call force or field to be conservative? थोड़ा मैथमेटिक्स वाला पार्ट बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा फिजिक्स वाला भी देखेंगे कि फिजिक्स में क्या उसको मीनिंग है, कंजर्वेटिव फोर्स का फिजिक्स के अनुसार क्या डेफिनेशन है। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? A force or field F is said to be conservative if it satisfies following conditions. Following conditions. A, पहला क्या कंडीशन है? The work done by F in moving the object, the body from initial to final position does not depend on the path joining
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए, अगर कोई बॉडी M है और इस पे फोर्स F लग रहा है और इस फोर्स F के एक्ट होने की वजह से बॉडी मान लो यहां से यहां चला जाता है, ये मान लो इनिशियल पोजीशन है, आए बॉडी का मान लो फाइनल पोजीशन है, तो जो वर्क डन बाय F होगा, F डॉट डी आर, वर्क डन बाय F is given by this line integral in moving from I to F does not depend on the curve which joins I to F। मतलब I to F किस रास्ते से गया है उस चीज पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर मान लो I to F अगर बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ स्मॉल f इस रास्ते से जाए, या सपोज को ये रास्ते से जाए, या सपोज को इस पाथ से जाए, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। C1 है, C2 है, C3 है। आप इफ द फोर्स स्मॉल f is acting on the body and under the action of that force the body moves from I to F along, it can move from I to F in various path। I to F कई सारे पाथ के को फॉलो करते हुए मूव कर सकता है, लेकिन ये वर्क डन बाय F जो होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इट विल नॉट डिपेंड, ऐसे हम लोग नहीं लिखते इसको, हम लोग लाइन इंटीग्रल को इस तरह से लिखते हैं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द, मान लो ये हम लोग सी पाथ से गया, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कर्व और पाथ C joining I and F। I is initial position and F is final position। F is final position, ठीक है। ये इनिशियल या फाइनल पोजीशन, इनिशियल फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन जो कर्व है उस कर्व पे डिपेंड नहीं करता। अलग अलग कर्व लोगे तो हर कर्व के लिए ये जो वर्क डन है, वर्क डन बाय F विच इज गिवन बाय F डॉट डी आर इज सेम, वो सेम रहेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, अच्छा इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि वर्क डन बाय F in moving the body along closed path is always zero for any closed loop C। For any closed loop C, ये work done by conservative force is always going to be zero in the closed path। अगर कोई पार्टिकल को यहां से लेके और वापस वहीं तक लेके आते हैं तो जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है पूरे लूप में वो जीरो होगा, वो जीरो होगा। एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गया, आगे चलते हैं। बी, the force F, the force or the field F can be expressed as gradient of स्केलर। इस F को हमेशा हम लोग किसी स्केलर के ग्रेडियंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ये स्मॉल f फील्ड है तो ये जो फाई होगा उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। अगर ये F फोर्स होगा तो इस फाई को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब हर कंजर्वेटिव फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे आपका एक एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स का है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल पी होगा। कूलम्बिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कूलम्बिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके कोरस्पॉन्डिंग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। हर कंजर्वेटिव फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग एक स्केलर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फ्रिक्शन,
कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। और इस पे आएंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन हो गया एक। अच्छा, अगला देखिए, द कर्ल ऑफ एफ इज गोइंग टू बी 0। कर्ल ऑफ एफ इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। अब ये तीन कंडीशन है, और ये तीनों कंडीशन मैं आपको बता दूं कि ये तीनों कंडीशन इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर एक होल्ड करेगा तो बाकी दोनों भी होल्ड करेगा, इसमें से कोई भी एक होल्ड करेगा तो बाकी दोनों भी होल्ड करेगा। ये कंडीशंस इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इक्विवेलेंट है। द कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, दैट मीन्स इफ एनी ऑफ देम होल्ड्स गुड द अदर टू विल आल्सो होल्ड गुड। अगर एक भी इसमें होल्ड करेगा तो बाकी दोनों भी होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन मतलब इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है कि एक होल्ड करेगा दूसरा भी करेगा, एक भी कर जाएगा तो बाकी सब करेगा, ठीक है। कि जैसे मान लो हम कहते हैं कि f इज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, तो निश्चित तौर पे इससे ये भी हम लोग कह सकते हैं कि कर्ल ऑफ f क्या हो जाएगा उस केस में, कर्ल ऑफ f विल बी कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट। और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट किसी भी फंक्शन का जो ग्रेडियंट है उसका कर्ल हमेशा ही 0 होता है, ठीक है। अगर ये सही है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये चीज जो लिखे हैं, एफ डॉट डी आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग। एक सेकंड रुकिए, फोन में मैसेज आ रहा है, बहुत तेज आवाज करता है ये, इसको धीरे कर देते हैं। अब नहीं बजेगा ये, ठीक है। अब यहां पे पुट कर लो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ डॉट डी आर को हमने पुट कर लिया माइनस ऑफ डेल फाई, ठीक है, सी, और माइनस ऑफ डेल फाई डॉट डी आर क्या हो जाएगा भाई, डेल फाई होता है डी फाई बाई डी एक्स आई कैप, डी फाई बाई डी वाई जे कैप, डी फाई बाई डी जेड के कैप डॉट डी आर हो गया आपका डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। तो ये हो जाएगा, कहाँ लिखे हैं, भर गया सब, ये हो जाएगा डी एक्स ये क्या हो जाएगा, दिस विल सिंपली डी फाई। फाई अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो उसका टोटल डेरिवेटिव जो है इस तरीके से लिखा जाता है, फार्मूला है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी फाई फ्रॉम आई टू एफ। अगर आई मान लो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और f का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू पाई आई माइनस पाई एफ, और दिस कैन बी रिटन एज, मतलब इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एफ डॉट डी आर कैन बी रिटन एज phi I minus phi f, or this is phi at the initial position minus phi at the फाइनल पोजीशन, देखिए, ठीक है। अब देखिए पूरे इंटीग्रल का इवेल्युएशन पाथ कहीं भी नहीं है, इसका मतलब है ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। पाथ कहीं भी नहीं आ रहा है ना, पाथ का इक्वेशन कहीं आ नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये पाथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अच्छा, क्लोज्ड पाथ अगर लेंगे तो क्लोज्ड पाथ में आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर जाएगा। क्लोज्ड पाथ में क्या है, जहां से स्टार्ट किए वहीं पहुंच गए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर जाएगा। अच्छा, इनिशियल फाइनल पोजीशन जब कोइंसाइड कर जाएगा तो ये कोऑर्डिनेट इनिशियल पोजीशन का और फाइनल पोजीशन का सेम रहेगा,
उस केस में phi x1 y1 z1 will be same as phi x2 y2 z2 because x1 y1 z1 x2 y2 z2 are same coordinates, so this is going to be 0. तो ये भी समझ में आ रहा है हम लोग को, ये भी समझ में आ रहा है. तो देखिए कोई एक भी ट्रू होगा तो बाकी दोनों भी ट्रू होगा, बाकी दोनों भी ट्रू होगा. तो ये तो हो गया देखिए मैथमेटिक्स कंजर्वेटिव फोर्स का. कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज लूप इज गोइंग टू बी 0. And conservative force can be expressed as gradient of scalar. That scalar is called potential if it is F is field, and it is potential energy if F is force, and F can be expressed as the gradient of scalar. ठीक है, F can be expressed as the gradient of scalar. अच्छा ये तो बोल ही दिए. And curl of F is 0. Curl of F is 0. तो ये तीन कंडीशन है और ये तीनों कंडीशन इक्विवेलेंट है. मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में. ये तीनों कंडीशन इक्विवेलेंट है, ये तीनों कंडीशन इंडिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, तो ये तो हो गया मैथमेटिक्स कंजर्वेटिव फोर्स का. फिजिक्स क्या है? फिजिक्स वाइज इसका क्या डेफिनेशन है? कंजर्वेटिव फोर्स का फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है भाई बताओ? व्हेन डू यू कॉल ए फोर्स टू बी कंजर्वेटिव? A force F is said to be conservative if it depends on, ये फिजिक्स का डेफिनेशन बता रहा है, on the, it depends on the configuration of the system. और आप कह सकते हैं दैट इज कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंट फोर्सेस, कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव. देखिए मैं क्या बोल रहा हूं. नाइस एग्जांपल्स आर gravitational force और field, gravitational field भी मतलब force point mass is field, और Coulombic forces, and this Coulombic force per unit charge will be the Coulombic field, electric field जिसको बोलते हैं आप. तो ये सब कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड का एग्जांपल है. अब जो मैंने डेफिनेशन लिखा वो कैसे ट्रू हो रहा है? जैसे मान लो यह सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, अलग अलग पूरा सोलर सिस्टम लेते हैं. और अगर हम बात करें कि अर्थ पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अर्थ पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो अर्थ पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा वेयर इज सन, सन से इसका दूरी क्या है. अगर आसपास के प्लैनेट से ऑफकोर्स अगर इंटरेक्ट करना नजदीक रहते हैं तो इस पर भी डिपेंड करेगा मार्स कहाँ है, जुपिटर कहाँ है, सैटर्न कहाँ है कि नहीं. अर्थ पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा ये सब पार्टिकल कहाँ है. या अगर मान लो सिस्टम में चार्जर ले लेते हो, Q1, Q2, Q3, QI, QN. अब अगर किसी एक चार्ज पे हमें फोर्स निकालना पड़े, मान लो हम कहें QI पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि बाकी चार्जेस कहाँ हैं, बाकी चार्जेस किस तरह से अरेंज्ड हैं, आसपास कितना क्या दूरी पे बाकी चार्जेस हैं, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि QI पे क्या फोर्स लग रहा है. कूलम्बिक फोर्स किसी एक चार्ज पे क्या लग रहा है वो बाकी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी चार्ज के पोजीशन पे डिपेंड करेगा. या सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा एक बॉडी पे, किसी एक बॉडी पे, वो डिपेंड करेगा कि सिस्टम के अंदर बाकी पार्टिकल्स का क्या पोजीशन का अरेंजमेंट है, किस तरह का अरेंजमेंट है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का, वो डिटरमाइन करेगा किसी भी पार्टिकल पे क्या फोर्स लग रहा है. या अगर हम फील्ड का बात करें, जैसे मान लो ये n चार्जेज हैं और हम यहाँ पे फील्ड का बात करते हैं, तो ये फील्ड डिपेंड करेगा कि हाउ दी चार्जेस आर अरेंज्ड इन अ सिस्टम.
अगर इसमें से किसी एक पार्टिकल का भी पोजीशन बदल देते हैं, तो कन्फिगरेशन क्या होता है, कन्फिगरेशन इज सपोज टू चेंज इफ इवन वन पार्टिकल चेंजेस पोजीशन। अगर एक पार्टिकल भी अपना पोजीशन बदलता है तो सिस्टम का कन्फिगरेशन बदल जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पे क्या होगा स्पेस में, वो डिपेंड करेगा कि चार्जेस किस तरह से अरेंज्ड हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एज एन आउटकम ऑफ इंटरैक्शन इज कॉल्ड कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन क्या है, वो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन। आर्बिट्ररी अरेंजमेंट को हम लोग कन्फिगरेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। या इवन अगर ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पॉइंट P पे बात किया जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड सोलर सिस्टम के किसी पॉइंट पे डिपेंड करेगा, सन कहाँ है, बाकी प्लैनेट्स कहाँ हैं, उनके पोजीशंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, उनके पोजीशंस पे डिपेंड करेगा। अगर हम स्प्रिंग मास सिस्टम का बात करते हैं और हम बात करते हैं कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो डिपेंड करेगा ये बॉडी कहाँ है, ये बॉडी नेचुरल लेंथ पे है या कंप्रेस्ड है। मतलब ये अगर मान लो नेचुरल लेंथ L0 है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि बॉडी कहाँ लोकेटेड है। बॉडी का पोजीशन L0 से कम पे है या L0 से अधिक पे है, दैट विल डिटरमाइन कि एक्सटेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है या एक्सटेंशन हो रहा है, तो कितना कंप्रेशन एक्सटेंशन हो रहा है, वो सब डिपेंड करेगा इस बॉडी का लोकेशन पे। तो स्प्रिंग फोर्स भी इस बॉडी के पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो स्प्रिंग फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब कन्फिगरेशन डिपेंडेंट फोर्सेज हैं। और इस कन्फिगरेशन डिपेंडेंट फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है, इनको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और सारे कंजर्वेटिव फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यू को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ग्रेविटेशनल P है तो कोरस्पॉन्डिंग टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू हैव कोरस्पॉन्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स you have gravitational potential energy. Corresponding to your spring force, your spring potential energy. Corresponding to your coulombic force, you have the electrostatic potential energy. समझ में आ रहा है आपको ये चीज? तो फिजिक्स का डेफिनेशन समझिए, मैथमेटिक्स तो हर जगह मिलता ही है, हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स का डेफिनेशन समझिए, क्योंकि उतना मैथमेटिक्स का बच्चा लोग भी बता देगा आपको, बट ये चीज आपको समझना है। कन्फिगरेशन, जो फोर्स कन्फिगरेशन पे डिपेंड कर रहा है उसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे फोर्सेज हैं जो कन्फिगरेशन पे डिपेंड न करके बॉडी या सिस्टम के अंदर मोशन क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। उसमें से एक फोर्स है फ्रिक्शन। अब देखो कोई बॉडी, मान लो इसके पास हम लोग फ्रिक्शन का बात करते हैं, तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स कन्फिगरेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि डायनेमिक फ्रिक्शन का अगर हम बात करें, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होता है, लेकिन डायनेमिक फ्रिक्शन तो मोशन में मतलब जब स्लाइड करता है तब डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। तो अगर हम लोग फ्रिक्शन का बात करें तो फ्रिक्शन देखिए कन्फिगरेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, मोशन पर डिपेंड करेगा। अगर बॉडी रेस्ट पे है, नो फ्रिक्शन फोर्स, नो फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स तभी आएगा जब ये बॉडी मोशन में जाएगा। डायनेमिक फ्रिक्शन जो वर्क करेगा, डायनेमिक फ्रिक्शन विल अपीयर ओनली व्हेन ये बॉडी इसके सरफेस के रिस्पेक्ट में मूव करेगा, ठीक है। सो डायनेमिक फ्रिक्शन, और यू कैन से विस्कस फोर्स, ठीक है, डैम्पिंग फोर्स। जैसे पेंडुलम है तो सिंपल पेंडुलम का अगर बात करें, टॉक अबाउट सिंपल पेंडुलम, तो अगर डैम्पिंग फोर्स क्या करता है, ऑसिलेशन को डीके करवाता है। तो आप अगर सिंपल पेंडुलम को ऐसे ऑसिलेट करवा देंगे, धीरे धीरे आप पाएंगे इसका एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, घटते 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 0 हो जाएगा। तो कैसे होता है, डैम्पिंग फोर्स होता है, एयर डैम्पिंग होता है, एयर जो है मोशन को अपोज करता है। तो डैम्पिंग फोर्स बॉब के या पेंडुलम के कन्फिगरेशन पर डिपेंड नहीं करता। अगर कन्फिगरेशन पर डिपेंड किया होता तो अगर ये ऑसिलेट नहीं करता तभी लगता, लेकिन नहीं लगता है। डैम्पिंग फोर्स तभी लगता है जब ऑसिलेशन शुरू होता है, जो ऑसिलेशन होता है तभी डैम्पिंग फोर्स लगता है। वेयरएज mg जो है मोशन से उसका कोई मतलब नहीं है। mg जब मोशन होगा तब भी लगेगा, नहीं होगा तब भी लगेगा, क्योंकि ये mg इसके बॉब के मोशन पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि अर्थ से इस बॉब का क्या दूरी है। अर्थ से बहुत दूर चले जाएंगे तो वेट घट जाएगा, ठीक है। अगर अर्थ में टनल खोद देंगे और उसके अंदर पेंडुलम ले जाएंगे तब भी आपका
mg घट जाएगा। तो ये अर्थ का लोकेशन पे डिपेंड करता है, कन्फिगरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, मोशन पे नहीं डिपेंड करता है, हर समय ये mg ही रहेगा। डैम्पिंग फोर्स मोशन पे डिपेंड करेगा, कन्फिगरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो डैम्पिंग फोर्स आपका डेसिपेटिव फोर्स है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, फ्रिक्शन के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, विस्कस फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। समझ में आ रहा है चीज आपको? ठीक है। अब एक लास्ट चीज जो हमको डिस्क्राइब करना बाकी रह गया वो ये है कि जब कंजर्वेटिव फोर्सेस सिस्टम में होते हैं तो कैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, इसको भी एक बार डिस्कस कर लिया जाए। जब कंजर्वेटिव फोर्स ऑपरेट करता है तो क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, और डेसिपेटिव फोर्स में ऐसा क्या हो जाता है जिससे कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। तो कंडीशन समझ में आ रहा है? कंडीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंडीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये हम लोग बात कर रहे हैं। क्या कंडीशन है मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन के लिए, ये हम लोग देखना है हम लोग को। देखिए कंडीशन क्या है, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस are operating in a system, the mechanical energy is conserved. Mechanical energies of the system is conserved. सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। देखिए कैसे, अगर मान लो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ऑपरेट कर रहा, सपोज F इज कंजर्वेटिव फोर्स, then work done by conservative force in moving the body from I to F, in moving the body from I to F will be equal to what? देखिए अगर F कंजर्वेटिव फोर्स होगा और वो सिस्टम में ऑपरेट करना, दे आर डूइंग वर्क, मतलब ऑपरेटिंग का मतलब क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग मतलब दे आर डूइंग वर्क इन द सिस्टम, बॉडी पे लग रहा है और वो बॉडी को मोशन काउज कर रहा है, वर्क कर रहा है बॉडी के ऊपर। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिखाएगा, मैंने आपको बताया कि F कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट इज बेसिकली डेल U इज प्लस J कैप K कैप। तो डेल U डॉट डी आर क्या हो जाएगा, डेल U डॉट डी आर हो जाएगा I कैप J कैप डॉट dx I कैप dy j कैप एंड dz k कैप। तो ये हो जाएगा और मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि f इज ए फंक्शन ऑफ x y एंड z, तो जो df होता है वो ऐसे लिखाता है, ऐसे लिख देते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, तो दिस इज माइनस ऑफ du फ्रॉम I टू F। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा ui माइनस uf।
डी यू का इंटीग्रल यू हो जाएगा, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा यू आई माइनस यू एफ। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल ऐसे हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो अगर so work done by conservative force is basically equal to ui minus uf, ui minus uf। ओके, ठीक है, आगे चलिए। अब इसको हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, f कैन बी एक्सप्रेस्ड एज dp by dt, नहीं, f कैन बी एक्सप्रेस्ड है, न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा, dp by dt, and this will be what? From I to F। इसको क्या लिखोगे? dp by dt डॉट dr by dt dt, और लिख सकते हैं हम लोग इसको, डॉट प्रोडक्ट है तो इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं हम लोग, dp by dt डॉट वेलोसिटी, नहीं, और इसको हम लोग कह सकते हैं v को क्या लिख सकते हो जी? p बाई एम, डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव होता है, अब इसको क्या लिखोगे? इसको मिटा देते हैं आगे, ठीक है। हम प्रूफ कर रहे हैं बेसिकली कि कैसे कंजर्वेटिव फोर्स के केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, ये हम प्रूफ करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो हमने कहा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस यू आई बाई यू एफ। अब इसको, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको क्या लिखोगे जी? इसको आप लिख सकते हो 1/m को बाहर ले लिया जाए, दिस इज व्हाट, और चलो बाहर अंदर ही रखो, कोई नहीं, ये हो जाएगा p/m डॉट dp, नहीं, और इसको लिख सकते हैं d ऑफ p स्क्वायर बाई 2m, नहीं, p स्क्वायर बाई 2m क्या है? वो है p डॉट p बाई m। इसका अगर डेरिवेटिव लोगे तो यही आएगा ना, p डॉट dp बाई m प्लस dp डॉट p बाई m। अब ये दोनों तो सेम ही चीज है, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। अब p स्क्वायर बाई 2m क्या है? व्हाट इज p स्क्वायर बाई 2m? p स्क्वायर 2m is nothing but kinetic energy, p स्क्वायर 2m is nothing but kinetic energy IF। इसका अगर हम लोग इंटीग्रल करेंगे तो के ही आ जाएगा, सो दैट इज KEF माइनस KEI। अच्छा, ठीक, अब हम लोगों ने क्या निकाला? हम लोगों ने निकाला कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम I to F is equal to ui minus uf, and this is also equal to, ये जो है KEF माइनस KEI के भी बराबर है, ठीक है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक घटेगा, और जितना P बढ़ेगा उतना ही K घटेगा। जैसे देखो,
इस पेन को मान लो हम लोग ड्रॉप करते हैं, यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ठीक। अब इस पे ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, वो भी नीचे, वो भी नीचे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, पॉजिटिव। ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ही डाउनवर्ड हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव। एफ और डी आर का डायरेक्शन सेम हो गया ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो गया, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। जैसे जैसे मतलब जैसे इसको ड्रॉप करेंगे तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, यूआई माइनस यूएफ विल बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब यूएफ जो होगा लेस देन यूआई होगा। एज इट मूव्स डाउनवर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू फॉल। व्हाट अबाउट के, के इज गोइंग टू राइज। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक आता है तो यहाँ से यहाँ तक आता है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, और जितना पोटेंशियल फॉल करेगा वो कहीं जाएगा नहीं, वो के में कन्वर्ट कर जाएगा, वो सारा का सारा पोटेंशियल के में कन्वर्ट कर जाएगा, कोई भी एनर्जी डेसिपेट नहीं होगा। मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नथिंग बट इट इज ट्रांसफॉर्मिंग ए पोर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का एक हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर गया है, ठीक है। अगर मान लो इसको हम लोग एक वेलोसिटी से ऊपर ऐसे थ्रो कर दें, अगर ऐसे ऊपर ऐसे थ्रो कर दोगे, कुछ वेलोसिटी से ऊपर इसको फेंक दिया v वेलोसिटी से, तो क्या होगा, अभी भी ग्रेविटी नीचे लगेगा बट डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो एफ डॉट डी आर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इसको हम लोग ऊपर ऐसे थ्रो कर रहे हैं तो ऊपर जाएगा ना, ये ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये लेस देन जीरो हो जाएगा, ये लेस देन जीरो होगा, ये भी लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेस देन जीरो का मतलब क्या है, ui इज मोर देन यूएफ, सॉरी ui इज लेस देन यूएफ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी ये भी लेस देन जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, मतलब जैसे ये जैसे ऊपर जाता है पोटेंशियल बढ़ता है लेकिन के घटता है। और कितना बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, जितना पोटेंशियल बढ़ रहा है उतना के घट रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ऊपर जाता है काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है, जितना के घटेगा उतना ही पी बढ़ेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। अब यहाँ देखिए आप, पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। अब यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है, अगर इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाएगा तो क्या आएगा, के ई एफ माइनस के ई आई इक्वल्स टू यू आई माइनस यू एफ, विच इज नथिंग बट यू आई प्लस के ई आई इज बेसिकली यू एफ प्लस के ई एफ। इनिशियल एनर्जी is equal to final energy. मतलब when conservative force are operating in a system, it is only Ke and P which are interchanging. मतलब conservative force जब ऑपरेट करेगा तो यही होगा कि Ke P में कन्वर्ट करेगा, P Ke में कन्वर्ट करेगा। सम ऑफ Ke and P will not change. जो P और Ke का सम है जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, that is not going to change. मतलब मैकेनिकल एनर्जी will be कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो कंजर्व रहेगा। समझ में आ रहा है आपको, कैसे कंजर्वेटिव फोर्स के केस में आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। स्प्रिंग मास सिस्टम ले लो, स्प्रिंग मास सिस्टम मान लो इसको स्ट्रेच कर दिया हमने, ठीक है, ये इनिशियल इसका नेचुरल लेंथ है और ये एक्सटेंशन है, और इसको हमने छोड़ दिया, छोड़ देंगे तो क्या होगा, के एक्स इधर लग रहा है, बॉडी भी इधर ही आएगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होगा तो पी क्या होगा, घटेगा, पी घटेगा, यूएफ विल बी लेस देन यूआई। तो उस केस में जैसे जैसे इधर आएगा स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ आएगा, स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो रखा था और स्ट्रेचिंग कम होता जाएगा, पी घटेगा, और वो कहाँ जाएगा, वो डेसिपेट नहीं करेगा, वो के में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही सिस्टम का एनर्जी है, दोनों ही एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स क्लेम करता है, मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब दोनों ही एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स बोले ये हमारा एनर्जी है, के को भी अपना मानता है, पी को भी अपना मानता है, तो एक घटेगा एक बढ़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही अगर मान लो हम फ्रिक्शन फोर्स का बात करें, तो डायनेमिक फ्रिक्शन का अगर बात करें हम, तो डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन में जो है पहली बात की जो जो डेसिपेटिव फोर्सेस होंगे ये मोशन डिपेंडेंट फोर्सेस होंगे, ठीक है। जो आपका डेसिपेटिव फोर्स होगा, चाहे वो विस्कस फोर्स हो या डायनेमिक फ्रिक्शन हो या आपका डैम्पिंग फोर्स हो, ठीक है, ये सब मोशन डिपेंडेंट फोर्सेस होते हैं। यूजुअली ये हमेशा ही मोशन के ऑपोजिट होते हैं। जब डैम्पिंग फोर्स देखोगे, डैम्पिंग फोर्स जो ऑसिलेशन में लगता है वो इस तरह से लिखाता है, बी इज डैम्पिंग कांस्टेंट। इवन फ्रिक्शन फोर्स भी जो है, अगर ये सरफेस है आपका और ये बॉडी है मास एम का, अगर ये इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की मोशन के अपोजिट लगेगा, तो उस केस में इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हो एफ, ये इसको क्या लिख सकते हो, डी आर बाई डी टी इंटू डी टी, ये हो जाएगा एफ वी डी टी, ठीक है, आई टू एफ। तो आप देखिए अगर ये डिसिपेटिव फोर्स होगा, एफ डॉट वी विल बी ऑलवेज नेगेटिव, एफ डॉट वी विल बी नेगेटिव, एंड हेंस वर्क डन बाय दिस डिसिपेटिव फोर्स विल बी नेगेटिव। अगर फ्रिक्शन फोर्स हो, विस्कस फोर्स हो, डैम्पिंग फोर्स हो, तो ये जो एफ डॉट डी आर का इंटीग्रल है वो नेगेटिव होगा। अब चूंकि इन फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये फोर्स कन्फिगरेशन पर डिपेंड करते ही नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो मिसिंग रहेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट मिसिंग रहेगा, ये जरूर रहेगा, ये मिसिंग रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डॉट डी आर नेगेटिव होगा, और उस केस में आपका काइनेटिक एनर्जी फॉल करेगा, काइनेटिक एनर्जी फॉल करेगा। ये जो काइनेटिक एनर्जी फॉल कर रहा है वो पी में नहीं जा रहा है, पी तो होता ही नहीं है डिसिपेटिव फोर्स के लिए, ये आपका कुछ ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, मतलब उसको डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कहीं अगर घट रहा है तो कहीं ना कहीं अपीयर होगा, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अगर एनर्जी कोई एनर्जी घट रहा है तो वो कहीं ना कहीं जाके किसी और फॉर्म में अपीयर होगा, ठीक है। पहले क्या होता है कि के घट रहा था तो पी में कन्वर्ट हो रहा था, अब पी को भी पार्टिकल्स क्लेम करता है कि हमारा एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा फ्रिक्शन वगैरह के केस में कि के घटेगा और के घट के पी में नहीं जाएगा, पी तो है ही नहीं उसके कोरस्पॉन्डिंग, वो कुछ ऐसा फॉर्म में चला जाएगा जिसको पार्टिकल्स क्लेम नहीं करता, जैसे हीट हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, ये सब एनर्जी सिस्टम पार्टिकल्स क्लेम नहीं करता है। अगर हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर गया तो वो हीट को पार्टिकल नहीं बोलेगा कि हमारा एनर्जी, वो तो सराउंडिंग में चला जाता है, वो पार्टिकल से नहीं जुड़ा होता है, वो सराउंडिंग में डेसिपेट कर जाता है। अगर लाइट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सराउंडिंग में डेसिपेट कर जाएगा, तो यहाँ पे वर्क डन बाई डेसिपेटिव फोर्स विल नेगेटिव एंड दैट विल लीड टू फॉल इन काइनेटिक एनर्जी, उससे काइनेटिक एनर्जी फॉल करेगा, और जो काइनेटिक एनर्जी फॉल करेगा वो सारा जो है नॉन मतलब यूजेबल क्लासिकल सिस्टम उसको क्लेम नहीं कर, वो हीट लाइट साउंड वगैरह में कन्वर्ट कर जाएगा, हीट लाइट साउंड वगैरह में कन्वर्ट, नॉन मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। तो नॉन मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा तो उसके से मैकेनिकल एनर्जी फॉल करेगा। यहाँ सिस्टम से एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है, हीट लाइट साउंड जो है वो पार्टिकल से नहीं जुड़ा होता, उस सराउंडिंग में डिसिपेट कर जाता है। दो मान लो यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो पार्टिकल्स के साथ नहीं जुड़ा रहेगा हीट, वो सराउंडिंग में डिसिपेट कर जाएगा, यानी यहाँ पे एक मैकेनिकल एनर्जी का एक हिस्सा जो काइनेटिक एनर्जी है वो नॉन मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा, और उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है चीज आपको, कंडीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उस केस में आपका मैकेनिकल एनर्जी विल नो लॉन्गर बी कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा आपका। समझ में आ रहा है चीज, यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। कुछ सवाल करते हैं इस पे, कुछ क्वेश्चन किया जाए, इस पे देखा जाए।
देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्मॉल डिस्क ए स्लाइड्स डाउन। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक दो, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा हम लोग को, थकना नहीं है, ठीक है, इसको पढ़ते रहना है। थ्योरी थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, उसका तो न्यूमेरिकल तो करना ही है खैर, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। A small disk A slides down with initial velocity equal to 0 from the top of a smooth hill of height h having a horizontal position। मतलब क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ठीक है, यहां से ये पार्टिकल स्लाइड कर रहा है ए, यहाँ पे 0 वेलोसिटी है शुरू में, ये हाइट h है, ठीक है, स्लाइड करता हुआ ये मान लो स्मॉल h है। अब बोल रहा है कि क्या स्मॉल h होगा ताकि जब यहाँ आएगा और यहाँ से जो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो ये जो s है वो मैक्सिमम हो जाए, ये पूछ रहा है। ये स्मॉल s जो है, जो रेंज है प्रोजेक्टाइल का, ऐसे आएगा तो यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह हो जाएगा ना, तो क्या स्मॉल h होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल जो सेक्शन है इसका, हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसका क्या हाइट होना चाहिए ताकि स्मॉल s मैक्सिमाइज हो जाए, ये आपसे पूछा है। सिंपल सवाल है, कोई डेसिपेटिव फोर्स है नहीं तो एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है, एनर्जी आपका कंजर्व रहेगा। अब यहाँ पे एनर्जी क्या क्या है, एक तो काइनेटिक एनर्जी है और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना एक, ग्रेविटेशनल पी है। ग्रेविटेशनल पी यूजुअली, जैसे एक रेफरेंस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और अगर रेफरेंस को h इक्वल टू 0 मानते हैं और एट हाइट h कोई बॉडी है, कोई बॉडी एट हाइट h है, तो उसका ग्रेविटेशनल पी को mgh लेते हैं। ये हमने ग्रेविटेशनल पी पे देखो एक पूरा वीडियो बना हुआ है ग्रेविटेशन वाले टॉपिक में, उसको आप देख लीजिएगा कैसे mgh होता है, कब ये वैलिड होता है, कब वैलिड नहीं होता है, ये सब उसमें देख लेना। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, इनिशियली एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा EI विल बी mg कैपिटल H, काइनेटिक एनर्जी 0। अब यहाँ जब आएगा तो मान लो कि वेलोसिटी यहाँ पे v है, तो यहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा जी, mg स्मॉल h, ये रेफरेंस ले लिए हैं h का हम लोग, एक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब कुछ काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा, पोटेंशियल घटेगा तो वो घट के कहाँ जाएगा, के में जाएगा, ठीक है। अब ये एनर्जी और ये एनर्जी बराबर होगा, कोई डिसिपेशन हुआ नहीं है, तो दोनों एनर्जी आपका बराबर रहेगा, यानी mg कैपिटल H विल बी इक्वल टू mg स्मॉल h प्लस हाफ mv स्क्वायर, m कैंसिल हो जाएगा तो v जो हो जाएगा वो 2g ये आ जाएगा, ठीक। अब यहां से जो ट्रेवल करेगा तो कितना टाइम में सरफेस पे आ जाएगा, वो आपका निकल जाएगा यहाँ से। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है तो कितना टाइम लगेगा, ये फार्मूला यूज कर लेंगे, टाइम टेकन टू रीच द सरफेस वुड बी 2h/g। और ये रेंज कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना पार्टिकुलर, वर्टिकल में तो mg लग रहा है, उसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो ये v जो भी यहाँ पे आया है वो कांस्टेंट ही रह जाएगा, और जितना टाइम लगेगा आने में उतना दूर तक ये
जाएगा। मतलब अगर ये टाइम लगा है तो इतना टाइम में हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल करता है वही उसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इंटू टी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अनचेंज्ड है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। बट कब तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब तक कवर करेगा? जब तक वो ग्राउंड पे ना आ जाए। ग्राउंड पे आया फिर तो रुक ही जाएगा ना सारा चीज। तो ये एस हो जाएगा आपका, जी जी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी, अब क्या बोला है आपसे पूछा है बताओ एच का क्या वैल्यू होगा कि एस आपका मैक्सिमम हो जाए। एस को मैक्सिमाइज करना है तो अगर ये टर्म ही मैक्सिमाइज कर लेंगे अंदर वाला तब भी काम चल जाएगा। तो उसके लिए आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, अंदर वाले को ही मैक्सिमाइज कर लो। फॉर मैक्सिमा द डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी 0, सो h माइनस 2h इज गोइंग टू बी 0, यानी h जो होना चाहिए वो h/2 होना चाहिए। अगर ये h/2 के बराबर होगा तो उस केस में जो स्मॉल s होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। और स्मॉल s का वैल्यू क्या बनेगा जी? s max that is going to be twice of, तो ये हो जाएगा h/2 और h माइनस h/2 इज अगेन h/2, तो दिस इज गोइंग टू बी h, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है चीज? इज इट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सारा आईई रेडो का क्वेश्चन है। कभी टाइम मिले तो एक बुक है देखिए जो हम लोग बचपन में करते थे, अब भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स इन जनरल फिजिक्स बाय आई एरडो, ये बुक करिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टाइम निकाल के कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। नाइस क्वेश्चन, 1900 क्वेश्चन है टोटल, तो आपको 1900 नहीं करना है, कुछ कुछ सेलेक्टिव कर लीजिए, जो डायग्राम वाला है वही कर लीजिए। कॉन्सेप्ट बनेगा, कॉन्सेप्ट उससे बनेगा। आजकल देखिए हम देखते हैं कि बच्चा लोग बहुत रटने वाला एटीट्यूड फॉलो कर रहा है, वो सही नहीं है। उससे आप आईआईटी वगैरह बेशक क्वालिफाई कर जाएंगे लेकिन एक अच्छा इंजीनियर तो कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ आईआईटी जेई या आईआईटी जेईई या एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से बात नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, उसके बाद भी आपको उसका ज़रूरत पड़ता है। सो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू नीड टू बी गुड एट प्रोफेशन, मतलब जो जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं उस प्रोफेशन में आपको अच्छा होना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट आपका हो। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, ए स्मॉल बॉडी ए स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम द हाइट h, यहाँ से स्लाइड करना चालू कर रहा है, डाउन द इंक्लाइन ग्रूव passing into half circle of radius h/2, assuming friction to be negligible, मतलब कंजर्वेटिव सिस्टम है। Find the velocity at the highest point of the trajectory after breaking off from the groove. पहले तो ये निकालो कि कहाँ पे ब्रेक ऑफ कर जाएगा। ब्रेक ऑफ मतलब जैसे आ रहा है तो एक जगह पे होगा कि ये ग्रूव को छोड़ देगा, छोड़ के ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये निकालो कि कहाँ ब्रेक ऑफ करेगा। ये ब्रेक ऑफ कहाँ करेगा, पहले तो यही निकाला जाए कि कहाँ पे ग्रूव को छोड़ देगा, ये किस जगह पे ग्रूव को ये छोड़ देगा, पहले वो निकाल लेते हैं। किस जगह पे ग्रूव को ये छोड़ देगा,
देखिए पार्टिकल यहां से स्लाइड करना चालू किया है, ठीक है, ये हाइट h है और ये ऐसे जाके कहीं एक जगह ब्रेक ऑफ करेगा। ब्रेक ऑफ मतलब ब्रेक ऑफ कहाँ करेगा? जहां पे पार्टिकल और ग्रुप के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जीरो हो जाएगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या डिनोट करता है? पार्टिकल और ग्रुप के बीच का इंटरेक्शन को डिनोट करता है। तो जब छोड़ेगा तो इंटरेक्शन मतलब जीरो हो गया। मान जहां पे इंटरेक्शन होना बंद हो जाएगा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, वहां पे ग्रुप को छोड़ देगा, मतलब ग्रुप से इंटरेक्ट करना बंद कर दिया। ठीक है, ग्रुप से इंटरेक्ट करना बंद कर देगा एक जगह पे। मान लो कि यहाँ पे पहले तो यही निकालो कि कहाँ पे ग्रुप को छोड़ देगा, तो ग्रुप को छोड़ने का मतलब है कि वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। तो हम लोग को कंडीशन मिल गया, हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पे पार्टिकल ये इस जगह पे है, तो क्या क्या फोर्सेज लगेगा? इसका कुछ वेलोसिटी भी होगा, ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कि ग्रुप इस पे लगाएगा, और अगर हम लोग इसी पार्टिकल के फ्रेम में अगर हो, इस पार्टिकल के फ्रेम में चला जाए, ऑब्जर्वर को इसी पार्टिकल से अटैच कर दिया जाए, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv स्क्वायर बाय r, एंड r इज व्हाट? h/2। ठीक, और एक फोर्स क्या है? mg। ये मान लो कि एंगल सपोज को थीटा, ये एंगल सपोज को थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अब रेडियल अगर ऑब्जर्वर इस पार्टिकल से ही अटैच है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, इसलिए हम लोग एक सूडो फोर्स लगा दिए हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस केस में वो पार्टिकल को रेस्ट पे पाएगा, मतलब पार्टिकल के अंदर एक रेडियल इक्विलिब्रियम होगा। रेडियल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन विल बी 0, n प्लस mg साइन थीटा माइनस mv इसका बाय r, तो r आपका h हो गया, h/2 है, शुड बी इक्वल टू 0 है। ये मेंटेन होगा ना जी, रेडियल इक्विलिब्रियम में रहेगा, सर्कुलर मोशन है तो ये रेडियल इक्विलिब्रियम में है, मतलब और उसमें भी हम लोग ऑब्जर्वर को पार्टिकल से अटैच कर लिए हैं, ठीक है, तभी सूडो फोर्स लगाए हैं हम लोग। अब कहाँ पे ग्रुप छोड़ेगा? जहाँ पे n 0 हो जाएगा, जहाँ पे n 0 हो जाएगा वहां पे ग्रुप को छोड़ देगा। तो n क्या है? 2mv स्क्वायर बाई h माइनस mg साइन थीटा, ये जहां 0 होगा वहां पे ग्रुप को छोड़ देगा। अब वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी निकालने के लिए आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एनर्जी क्या है? यहाँ पे कोई मोशन नहीं है, एनर्जी इज mgh। यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा जी बताओ? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इसको रेफरेंस मान लिया पोटेंशियल एनर्जी का, h इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? ये h/2 हाइट और ये हाइट h/2 साइन थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया mg h/2 एंड h/2 साइन थीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब कहीं भी डेसिपेटिव फोर्स नहीं है तो ये एनर्जी कंजर्व रहेगा, यानी शुरू में जो एनर्जी था mgh दैट विल बी इक्वल टू mg h/2 प्लस हाफ mv स्क्वायर। ठीक, ओके, तो यहां से आ जाएगा mv स्क्वायर इज गोइंग टू बी क्या आ जाएगा? 2 इधर ले जाएंगे, 2mgh माइनस mgh
1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा mgh हाँ 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको इसमें पुट कर लो, mv ट्वाइस ऑफ ऑन h ठीक है। एच विल कैंसिल आउट, ये mg भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 माइनस यानी थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/3, ये ग्रुप को छोड़ देगा। जब साइन थीटा इक्वल्स टू 2/3 होगा, ये ग्रुप को छोड़ देगा, ठीक है। ये ग्रुप को छोड़ देगा, और जब ग्रुप को छोड़ देगा तो इसका मोशन कैसा होगा बताओ। जब ये ग्रुप को छोड़ देगा तो इसका मोशन किस टाइप का होगा? एक प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट करेगा ये, एक प्रोजेक्टाइल मोशन ये एग्जीक्यूट करेगा कुछ इस टाइप का। क्या ग्रुप को छोड़ा तो ग्रुप के अंदर एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा इसका। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन देखिए v क्या कहाँ आ रहा है जी, हाँ ये mm कट जाएगा, यहाँ से v जो आएगा वो आ जाएगा √gh 1 माइनस साइन थीटा। तो जब छोड़ेगा तो साइन थीटा 2/3 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2/3 विल बी 1/3, ठीक है। तो ये v इक्वल टू √gh/3 वेलोसिटी से एक प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी ये थीटा है, तो वर्टिकल के साथ ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा एंगल बनाएगा। अब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा। वेलोसिटी का वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े हैं आप, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो वही रहेगा जो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन था। एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन क्या था? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट वो था आपका v sin थीटा। यहाँ पे थीटा हॉरिजॉन्टल से नहीं है, वर्टिकल से है, तो v sin थीटा इसलिए हो गया। तो यूजुअली आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में ये एंगल दिया रहता है ना, यहाँ पे ये एंगल आपको नोन है। तो यहाँ पे वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो v sin थीटा होगा, वर्टिकल में v cos थीटा होगा। तो जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट घटता जाएगा, घटते घटते जहाँ 0 होगा वही हाईएस्ट पॉइंट होगा, और उस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो v sin थीटा ही रह जाएगा। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाथ, जो वेलोसिटी आएगा दैट विल बी v sin थीटा, एंड दैट इज sin थीटा क्या है? 2/3 ये हो जाएगा 2/3 √gh/3। समझ में आ रहा है जी आपको? ये आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं, फिर वर्कशीट लेके आएंगे तो आगे हम लोग और क्वेश्चन करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे भी करेंगे, दोनों पे हम लोग सवाल किया जाएगा, ठीक है। रुक जाते हैं, टाइम हो गया काफ़ी, ठीक है। यहीं पे रुकते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, डाइजेस्ट करते रहिए, थोड़ा सोचिए, थिंक कीजिए ये सब चीज़ों पे, ठीक है। सो stop over here. Thank you very much. And again, at the last, I'll say you can subscribe our channel Trajectory Education on YouTube so that you can regularly get the updates. हम लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं अलग अलग एग्ज़ाम का,
ठीक है, फिजिक्स का सारा टॉपिक कवर करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं फिजिक्स के ऊपर, तो वो सारा का ही क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।